श्री राधे डेयरी फार्म एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, डेयरी एंड बेकरी प्रोडक्ट। वैसे तो भारत में कई डेयरियां हैं, लेकिन श्री राधे डेयरी फार्म ने कुछ सालों में वो मकाम प्राप्त किया है जो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि श्री राधे डेयरी फार्म ने अपने ग्राहकों को शुद्ध एवं क्वालिटी प्रोडक्ट देकर ग्राहक का अटूट विश्वास प्राप्त किया है। इसीलिए आज श्री राधे डेयरी फार्म की ब्रांड वास्तु ग्राहकों की पहली पसंद तथा गुणवत्ता और भरोसा का प्रतीक बन चुकी है। श्री राधे डेयरी की स्थापना यंगेस्ट दूरदर्शी प्रभावशाली बिजनेसमैन श्री भूपत भाई सुखड़िया ने सन 2015 में एक छोटी सी जगह में की थी और आज ये कंपनी 18,000 स्क्वायर फीट प्लांट में कार्यरत है। श्री राधे डेयरी फार्म, जिनकी ब्रांड वास्तु है एन ISO 22,000-2005 और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड सर्टिफाइड कंपनी के साथ साथ एगमार्क अप्रूव्ड कंपनी है। आज श्री राधे डेयरी फार्म की खुद की गौशाला भी है, जहां से दूध को लाया जाता है। खाद्य खुराक द्वारा आयोजित ये बहुत ही बेहतरीन फेसबुक लाइव इंटरव्यू श्रृंखला का एक और लाइव इंटरव्यू सेशन है और हमारे साथ जुड़े हैं जिनके बारे में आपने सुना, बिल्कुल एक ऐसे विजनरी मैन जिन्होंने बहुत ही छोटी सी जगह से अपनी शुरुआत की थी एक बिजनेस की। जी हाँ, और आज बहुत ही बड़े पैमाने पे वो बिजनेस हैंडल कर रहे हैं और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत भर में जितने लोग हैं उन बहुत सारी जगह पर फेवरेट हो चुके हैं उनके प्रोडक्ट और बहुत ही प्रिय हैं। जी हाँ, और हमारे साथ मौजूद है खाद्य खुराक न्यूज से श्री हिमाचल मेहता जी। हिमाचल जी, बहुत बहुत स्वागत आज के इस लाइव सेशन में। जी हाँ, और हमारे साथ मौजूद हैं श्री राधे डेयरी फार्म्स एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, डेयरी एंड फूड्स के जो ओनर हैं वो यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं श्री भूपत सुखड़िया जी। वेलकम भूपत सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। राइट सर, अब ये सवाल है आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपका विजन बहुत अच्छा है कि आपने जॉब को साइड में रख दिया और आपने सोचा चलिए खुद का एक बिजनेस शुरू करते हैं। तो वो आइडिया कहाँ से आया, कब आया और उसके बाद कैसी आपकी जर्नी रही, वो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। मैं बेसिकली बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सौराष्ट्र का जूनागढ़ का रहने वाला हूँ। जूनागढ़ का एक छोटा सा तालुका है विसावदर, उसका छोटा सा गांव है ईश्वरिया, तो वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मैं एक फार्मर का बेटा हूँ कि आज भी मेरे फादर जो है वो खेती बाड़ी संभाल रहा है। जो हमारा 20 बीघा खेती है वो मेरे फादर वही संभाल रहा है। तो मेरा बेसिकली जो बात करें तो एजुकेशन वगैरह की मैं बात करूँ तो जो प्राथमिक एजुकेशन है वो मेरे गांव में 1 से 7 महीने किया। फिर बाजू वाले गांव में जो हाई स्कूल थी 8 से 10 तक 2 साल, तो वहाँ बाजू के गांव में किया। फिर तालुका लेवल पे जो हायर सेकेंडरी थी 11-12 वहाँ पे किया और कॉलेज भी मैंने वहाँ पे किया जो देवमणि कॉलेज करके है विसावदर में, वहाँ से। फिर मैंने M.Com किया जूनागढ़ से। तो जहाँ जितना नज़दीक में मेरे को मिला वहाँ मैंने किया। ऐसा नहीं कि एजुकेशन लेने के लिए मैं कहीं बाहर गया हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मैं मैसेज ये भी देना चाहता हूँ कि ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आप हायर एजुकेशन लो तो भी कुछ कर पा सकते हो वरना नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं। तो बेसिकली मेरा एजुकेशन जूनागढ़ तक रहा। फिर मैंने एक ऑटोमोबाइल शॉप चालू किया। हमारे जो तालुका लेवल का गांव है तो वहाँ पे तो लगभग 1.5 साल मैंने वो शॉप चलाया। फिर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिले मेरे रिलेटिव उसके थ्रू कि एक डेयरी इंडस्ट्रीज में स्कोप है आपके लिए, आप पढ़े लिखे हैं तो आप करना चाहते हो तो। फिर मैंने वहाँ से एक 2500 रुपया में मैंने जॉब स्टार्ट की। उसके पहले भी मैंने जॉब के लिए बहुत सारी ट्राई की थी। मैंने 1000 रुपये के लिए भी जॉब के लिए ट्राई किया था, लेकिन वो मेरे को नहीं मिली थी। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। लेकिन आज तक मैंने ऐसा नहीं महसूस किया कि मैंने M.Com किया है। फिर मैंने चालू जॉब में मैंने MBA भी किया, जो कोरेस्पोंडेंस कोर्स था वो। तो मैंने कभी ऐसा नहीं देख के मैं चला कि मैं MBA हूँ और मैं कैसी जॉब कर रहा हूँ, क्या है ये, मेरा कोई लेवल नहीं है, स्टेटस नहीं है, ये ध्यान में मैंने कभी नहीं रखा है। जैसे मेरी जो भी चीज़ मेरे को कमाने के लिए मैंने वो सब अपनाया है। तो जो 2500 रुपये से मेरी जर्नी चालू हुई जॉब की 2005 में,
और 2010 तक मैंने वहाँ पे एक ही यूनिट में काम किया। वहाँ मैं पूरा प्रोडक्शन संभाल रहा था, तो वो नॉलेज था मेरे पास। और एक्चुअल जर्नी मेरी उसके बाद से चालू होती है कि मैं वहाँ 5 साल तक वो प्लांट संभाला मैंने। तो प्लांट में तो कैसा रहता है ज़्यादातर कि भाई के लोगों के साथ रहने का, ये सब पूरा दिन सुबह से शाम तक वही रहता है। और तो मेरे माइंड में आया कि भाई ये तो हमारे लिए कहीं ना कहीं गैप जैसा दिख रहा है। तो मेरा पहले से एक ये मोटो था कि भाई कुछ करके दिखाने का है, एवरेज लोगों की तरह जी के नहीं जाने का है। तो मैक्सिमम ये था कि मैक्सिमम लोगों को हम कैसे हेल्प कर सके। तो पहले से जब मैं एजुकेशन में था तब से ये चीज़ मेरे में थी पहले से, और कुछ करने का था, ये पहले से माइंड में था। तो वो हिसाब से मैं सोच रहा कि यहाँ तो अपना कोई ऐसा नहीं दिख रहा है ग्रोथ। तो फिर मैंने एक प्रपोजल वहाँ पे रखा कि भाई अगर मेरे को स्कोप मिलता है मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, तो सेल्स में क्या रहता है, बहुत सारे नए नए लोग को रोज मिलने का रहता है, बहुत सारी जानकारी अपनों को मिलती है, क्या चल रहा है क्या नहीं, ये सब सारी जानकारी मिलती है। तो लेकिन वो पॉसिबल था नहीं मेरे को वहाँ पे। तो फिर मैंने वहाँ से छोड़ के फिर सोचा कि क्यों ना हम अपना खुद का एक बिजनेस चालू करें, और कई जगह से ट्राई करने से अच्छा है। लेकिन तब प्रॉब्लम मेरे को ये आई थी कि कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते तो पहले तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहता है कि कोई भी आप बिजनेस भले छोटा भी चालू करो, लेकिन कुछ हाथ में पैसा तो होना ही चाहिए, वरना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसको भी मैंने ध्यान में नहीं रखा। फिर मैं 2010 में सूरत में आया और सोसाइटी के नाके पे एक डेयरी चालू किया, जो उसका रेंट था तब 2500 रुपया, और मेरा पर डे का व्यापार था 1000 से 1200 रुपया। तो 1-1.5 साल 2 साल तक वो मैंने किया कि उसमें भी जो पहले से एक माइंड में एक लक्ष्य था कि कुछ करने का है। तो मैं एक बात करूं कि एक तब ये सिचुएशन बनी मेरे साथ कि जब मैंने ओपनिंग रखा था, हम कुछ भी नया काम का चालू करते हैं तो सबको मालूम पड़े कि यहाँ कुछ नया चालू हो रहा है। तो इसके हिसाब से मैंने एक डेयरी का ओपनिंग किया। तो उसमें अरेंजमेंट के हिसाब से वो चेवड़ा पेंडा सब रखते हैं, वो हिसाब से रखा, सब आजू बाजू घर पे कार्ड दिया। तो बहुत सारी बातें आई बाहर के भाई आप इधर ये जगह पे पहले नहीं, वो 5 से 6 लोग इधर आके चले गए, कोई कुछ कर नहीं सका, 4 महीना 5 महीना। तो ऐसे बहुत डिमोटिवेट भी मैं बीच में हुआ था। लेकिन मेरे पास एक फोकस था, मेरे पास एक रोड मैप था, इसलिए वो मेरे को कोई चेंज नहीं कर पाया। तो उसके बाद एक्चुअल में मेरा स्ट्रगल चालू हुआ, और बोले तो एक जर्नी भी चालू हुई मेरी एक्चुअल। तो एक छोटे से व्यापार को लेके थोड़ी थोड़ी बचत की। तब मेरी सिचुएशन, मेरी फैमिली की सिचुएशन की मैं बात करूं तो मेरे मदर फादर तो और ब्रदर जो है वो तो गाँव में रहते हैं और खेतीबाड़ी संभालते हैं। आज मेरा ब्रदर मेरे साथ में है 1.5 साल से, एक कजिन ब्रदर है वो भी 2 साल से मेरे साथ में जो प्लांट संभाल रहे हैं। लेकिन तब की मैं बात करूं 2010 की, तो तब सिचुएशन ये थी कि 5-7 हज़ार रुपया कमा के घर चलाने का ये सब पॉसिबल नहीं था। तो उसके सामने मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, मेरा एक्सपेंस जो था वो सब कॉम्प्रोमाइज़ किया कि भाई 2000 घर का रेंट निकाल के 3000 में सब खर्चा निकाल के मैं कैसे उसको हैंडल करूं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं गुजरा हूं। तो मेरे को मालूम है कि कौन सी पोजीशन पे कौन लोग है, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, उसके साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए। एकदम लोएस्ट लेवल से मेरे को ये सब सारी चीज़ें मालूम है। तो आज ये सब चीज़ें मेरे को मेरा बिजनेस जो इम्प्रूव हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसकी वो चीज़ मेरे को सपोर्ट कर रही है। तो बाद में मेरे को 1.5 साल के बाद मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई आप बैठे बैठे इधर M.Com MBA हो और बैठे बैठे क्या कर रहे हो। मेरे को मन में भी ऐसा होता था, लेकिन मेरे पास कुछ फाइनेंस था नहीं, तो करना पड़ता था। लेकिन फिर एक मेरा पहचान वाला मिला, उसने बोला कि भाई मैं तेरे को एक काम दिला सकता हूँ अगर तू करने के लिए रेडी है तो फिर मैंने एक घी का ही एजेंसी का काम चालू किया, जो मेरी शॉप थी वहाँ से ही। तो लगभग 1.5-2 साल मैंने वो काम किया और 2-3 कंपनी और भी मेरे को मिल गई। तो धीरे धीरे सपोर्ट मिलना चालू हो गया।
तो मेरे को दिखने लगा कि नहीं, अभी हमारा जो लक्ष्य है बहुत नजदीक में दिख रहा है। पॉसिबल तो नहीं दिख रहा था, लेकिन नजदीक में है ऐसा दिख रहा था। नाउ टुडे अगर आप बात करें तो वास्तु ब्रांड एक बन चुकी है। तो वास्तु ब्रांड, आपने नाम वास्तु क्यों रखा वो बताइए। वास्तु नाम इसलिए रखा कि मेरा एक सोच है कि मैंने पहले से ही बताया ना कि एवरेज लोगों के जैसे लोग जी जाते हैं ऐसे कुछ नहीं कर्म करने का, तो हमने डिफरेंट नाम सोच किया। बाकी आप इंडस्ट्रीज में देखें तो कन्हैया, कानूड़ा, यशोदा, ये सब नाम रहता है, गोकुल वगैरह ये सब नाम रहता है। एक डिफरेंट नाम सुना। और आप हमारी डिजाइन भी देखो तो वो भी डिफरेंट आपको महसूस करेगी कि वो मार्केट में किसी का नहीं, ऐसा नाम, ऐसी डिजाइन, ऐसा कलर कॉम्बिनेशन। तो इसके बारे में मैं बात करूं आपको तो आज 5 साल हुआ वास्तु को। तो आज लोग हमारी जो डिजाइन है उसकी कॉपी कर रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन का हमारा कॉपी कर रहे हैं कहीं से कहीं। तो अच्छा लगता है आज की डेट में अपने को। एंड ना भूपत जी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके कितने प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं और कितने टाइप के प्रोडक्ट्स हैं? कौन से प्रोडक्ट्स हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स हैं? वो आप विस्तार में बताइए। डेयरी प्रोडक्ट है, बेकरी प्रोडक्ट है। इसमें डेयरी प्रोडक्ट में दूध है, छाछ है, दही है, मक्खन है और देसी घी है। जो उसमें से मेन हमारा प्रोडक्ट है वो देसी घी है। उसमें भी 2 टाइप का घी हम बना रहे हैं, काऊ एंड बफेलो। और बफेलो में भी 2 वेराइटी, हाफ बॉयल रहता है, फुल बॉयल रहता है। जो जिसकी डिमांड, क्योंकि हमारा अभी जो सप्लाई है ऑल ओवर इंडिया में है, तो साउथ की क्या डिमांड है, ए साइड क्या, मध्य में क्या, मिडिल में क्या डिमांड है, तो उसका जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से हम उसको फुलफिल करते हैं। और हमारा वेरिएंट पैकेजिंग भी है। हमने आगे बात किया कि हमारा डिजाइन हो गया, हमारा ये लोगो हो गया, और उसके हिसाब से हमारा एक लक्ष्य है कि भारत के हर घर में 2041 में भारत के हर घर में हमारा घी होना चाहिए। क्या बात है, ऐसा हमारा एक लक्ष्य है। तो वो हिसाब से अभी हम चल रहे हैं कि छोटे से छोटा आदमी भी हमारी प्रोडक्ट परचेज कर सके। तो हमने 15 ml से लेकर 15 किलो तक का पैकिंग अवेलेबल किया है। उसमें आपको दिखाऊं मैं तो शैम्पू जैसा पाउच में भी हम घी दे रहे हैं, जो 10 रुपए का पैकेट है, कोई भी ले सकता है। तो ये चीज ध्यान में रख के हम हमारा अलग अलग जो पैकेजिंग है वो हम सर्व कर रहे हैं मार्केट में। उसमें पाउच हो गए, प्लास्टिक जार हो गए, मेटल का टीन हो गया, और जो 15 किलो का टीन है, और बकेट है जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा है। तो ये वेरिएंट, अलग अलग वेरिएंट में हमारा पैकेजिंग है। तो हमारा जो इसमें SOP है ये है कि लगभग गुजरात नहीं, मैं इंडिया की बात करूँ तो इतना वेरिएंट पैकेजिंग किसी के पास नहीं है डेयरी इंडस्ट्री में। कांग्रेचुलेशंस। तो हर एक लेवल के जो बंदे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आज हम फुलफिल कर, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है, उसको ध्यान में रख के हम आगे चल रहे हैं। निखिल जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। ये जो पैकिंग जो है वो बहुत ही मायने रखता है। और जैसे इन्होंने बताया, छोटे से छोटा, नो वन कैन बिलीव के इतना 10 रुपए में कोई घी, देसी घी मिल सकता है। तो यही जो है FMCG कंपनीज को चाहिए होता है कि हाउ कितना कम से कम वो दे सके, कम से कम रुपए में वो अपनी ब्रांड दे सके। तो इसका बेनिफिट ये है क्योंकि ये जो ग्राहक है वो कल ना कल इनकी बड़ी पैकेट यूज कर सकता है। तो एक एज अ टेस्टर भी ये लोग छोटा पैकेट 10 रुपए के पैकेट में अगर हमने ट्राई कर लिया, अच्छा लगा, तो आगे जाके के हम बड़ा खरीद कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इनोवेटिव आइडिया व्हिच ईच एंड एवरी FMCG कंपनी शुड लुक ओवर। सर, आपने जैसे कि बताया कि आपके जो घी हैं वो 2 तरह के हैं, एक काऊ घी और एक बफेलो घी, और बफेलो में भी 2 वेरिएंट है। तो उनके प्रकार के बारे में, उनके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में और उनके डिफरेंस के बारे में अगर आप बता पाए कि क्या डिफरेंस है दोनों घी में। काऊ घी जो है और बफेलो घी है। बफेलो घी की बात करें तो ज्यादातर लोग उसको यूज करते हैं या तो
उसका वेट बढ़ाने का है, या कोई रेसिंग में कोई पार्टिसिपेंट है, या कोई अखाड़ा में जाके कुश्तीबाज जो करते हैं, खेलते हैं, वो ज़्यादातर बफेलो घी का यूज करता है, जिसको शरीर उसका मोटापा बढ़ाने का है, वो वही ओनली वो यूज करता है घी। जो हार्ड वर्किंग करता है ये सब लोग बफेलो घी का यूज करता है। और लगभग 95% यूज जो हो रहा है वो गाय के घी का यूज हो रहा है। उसमें बहुत सारे आयुर्वेद में भी किया है, बोला गया है कि कहाँ कहाँ आप उसका यूज करते हो, आपके हेल्थ के लिए, मसल्स के लिए, आपके पेट के लिए। तो ये जो गाय का घी है वो अपने जो शरीर है उसको मेंटेन करता है, अपने वेट है वो बढ़ने भी नहीं देता और कम भी नहीं होने देता। तो एक बहुत बड़ा ये लॉजिक है इसका गाय के घी का। और बहुत सारी बीमारी में भी यूज करते हैं गाय का घी का। तो बहुत सारी गाय के घी की बात करें तो बहुत सारा है। अभी देखने जाए, पहले आज से 10 साल पहले की मैं बात करूं तो लगभग मार्केट में 80% बफेलो का घी बिकता था। लेकिन आज से 8 से 10 साल के बाद ऐसा एक यूटर्न आया कि धीरे धीरे लोगों में गाय के घी के बारे में अवेयरनेस बढ़ने लगी कि भाई सेहत के लिए गाय का घी अच्छा है और वही खाना चाहिए, वो पाचन के लिए भी अच्छा है और बहुत सारी बीमारियों में वो हेल्प करता है कि हार्ट डिसीज जो आता है उसमें भी वो आने में भी रोकता है कि किसी को हार्ट अटैक ना आए। जो रेगुलर घी लेता है, गाय का घी यूज करता है, वो आंखों की रोशनी के लिए हो या कुछ भी स्किन के लिए हो, तो बहुत सारा उसका यूज है गाय के घी का। बिल्कुल आपने सही बताया। अब हम प्रोसेस के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या विशेष टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं अपने घी को बनाने में, उसको स्टोर करने में, उसको संभालने में? कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन से प्रोसेस यूज होते हैं, बताइए। मैं शुरुआत की बात करूं तो तब तो हम बाहर से मक्खन लाते थे और फिर उसको मेल्टिंग करते थे, फिर क्लैरिफायर करते थे, फिर क्लैरिफायर होके उसको टेम्परेचर मेंटेन करने का है वो टेम्परेचर मेंटेन करके फिर स्टोरेज करके उसको अलग अलग वेरिएंट पैकेजिंग में पैकिंग करते थे। लेकिन रिसेंटली 1 साल से हमने खुद का दूध का कलेक्शन का चालू किया है कि हम बाहर से फार्मर से जो दूध कलेक्ट करते हैं उसके बाद में उसका टेक्निकली जो लैब वगैरह होता है, रिसीट है, उसके बाद लैब टेस्ट होता है कि वो सही यूज करने लायक है कि नहीं, तो उसको हार्मोनाइज, पास्चुराइज, ये सारी चीजें करके उसको स्टोर करके फिर उसमें से जैसे जैसे अपनी रिक्वायरमेंट है उसको अलग अलग पैकेजिंग, वेरिएंट पैकेजिंग में मिल्क पैकेजिंग करते हैं। जो बचता है उसको हम उसमें से मक्खन निकालते हैं, क्रीम निकालते हैं, उसके बाद उसका प्रोसेस करके मक्खन बनाते हैं और मक्खन बनाने के बाद उसको अभी हम घी में यूज कर रहे हैं। तो हमारी एक तरह से क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई है कि पहले हम दूसरे के ऊपर डिपेंड थे, तो अभी हमारा खुद का हो गया ये प्रोडक्ट। तो पूरी इन हाउस हमारा पूरा प्रोसेस हो गया, तो वो हिसाब से हमारा क्वालिटी इम्प्रूव करके हम मार्केट में अपना शेयर भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हिसाब से अलग मान लो कि पाउच पैकिंग है, उसके लिए 2 मशीन हमारे पास है। पहले हमारा ये जार पैकिंग था वो मैनुअल था कि लेबर लोग उसको ढक्कन पैक करते थे, फिर श्रिंक करने का, फिर उसको सीलिंग करने का। तो हम अभी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उसके हिसाब से मशीन है कि खाली बोतल इधर रख दिया और पूरा अनटचेबल उसको घी फिलिंग हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, फिर कैपिंग होता है। फिर उसके बाद में जब उसको पैकिंग हो गया, घी कहीं उसको बाहर दिखता नहीं है, फिर उसके बाद एक बार सील लग गया उसके बाद ही उसको टच किया जाता है और उसको कार्टन में पैक किया जाता है। और कार्टन में पैक करने के बाद उसको स्टोरेज करते हैं, फिर उसको और जहां ऑर्डर के हिसाब से हम उसको डिस्पैच करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारे प्लांट में। आपकी कंपनी के प्रोडक्ट की स्लोगन जो है, हाँ, श्योरिटी फॉर प्योरिटी ये हमारा स्लोगन है और इसको ही आगे लेके हम जा रहे हैं कि उसको ध्यान में रख के कोई भी काम करे तो हम उसको ध्यान में रख के करते हैं
कि हम जो प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हैं उसके लिए हम श्योर हैं, और क्वालिटी ये हमारा प्रायोरिटी है। और वो तो ऐसे देखने जाए तो हर एक बिजनेस में वही रहता है कि भाई क्वालिटी, ये सर्विस, कमिटमेंट, ये सारी चीजें तो होनी ही चाहिए, तो ही हम आगे बिजनेस कर सकते हैं, वरना शॉर्ट टाइम हो गया बिजनेस के लिए। जरूर जरूर हो, और 2041 में हम फिर से आपका एक इंटरव्यू लेंगे। श्योर। उसके पहले भी हो सकता है। अरे वाह, क्या बात है। दैट वुड बी आवर प्लेजर। वो एक डेडलाइन है, डेडलाइन है वो, उसके पहले तो होना ही चाहिए, वो तो आपकी डेडलाइन। ओके ओके, बेस्ट विशेस फॉर दैट। एंड सर ये बताइए कि आप ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो कहाँ कौन से स्टेट्स में अवेलेबल हैं, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहाँ? हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करूं, मैं शुरुआत से बात करूं आपको, तो हमने सूरत का एक एरिया है वराछा, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। जो मेरा मैं जब ट्रेडिंग करता था तो मैंने वहाँ से शुरुआत की थी। तो ये जो बात करूँ आपको पहले से, तो जब हमने प्लांट डाला तब ऐसा कुछ था नहीं कि हम पूरे इंडिया में काम करेंगे या पूरे गुजरात में काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब हमने शुरुआत की, छोटा सा प्लांट डाला, 1800 स्क्वायर फीट का प्लांट डाला था, तो तब मशीनरी भी वही हमने लगाई थी कि लगभग 5 साल तक उसको कुछ इम्प्रूव, इसमें डेवलप करने की, कोई एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो हिसाब से हमने लॉन्च किया था ब्रांड हमारा वास्तु, और अपने को खाली सूरत में बिजनेस करने का, तो बाहर जाने का कोई हमारा वो था नहीं। लेकिन सूरत में हमने जब वो क्वालिटी जो सर्विस दी, ये देख के आजू बाजू के टाउन वालों ने भी देखा कि भाई यहाँ अच्छी प्रोडक्ट कोई आई है, तो उसने इंक्वायरी की, तो हमने देखा कि भाई हम वहाँ भी दे सकते हैं, हमारे पास प्लांट तो है अभी, तो हम दे सकते हैं। तो वहाँ हमने दिया, पर धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी होने के कारण धीरे धीरे पूरे गुजरात में फैल गया है, और फिर गुजरात के बाहर राजस्थान हमने डेवलप किया, एमपी किया, महाराष्ट्र किया, आज पूरे साउथ में हमारी प्रोडक्ट जा रही है, कलकत्ता तक जा रही है, ऐसे कन्याकुमारी तक है हमारा, और इधर जम्मू कश्मीर तक हमारा प्रोडक्ट जा रहा है। तो लगभग इंडिया के सारे स्टेट में हम अवेलेबल है। लगभग रिटेल की बात करूँ, रिटेल स्टोर की, लगभग 1,50,000 समथिंग स्टोर में हमारी प्रोडक्ट अवेलेबल है आज इंडिया में। और प्लांट की मैं बात करूँ तो पहले तो हमने सूरत में काम करने का था, ऐसा सोच के किया था, लेकिन 1 साल के बाद जो वो कैपेसिटी प्लांट की जो थे वो कम पड़ने लगी। तो लगभग जब हमने प्लांट डाला उसके बाद 1 साल छोड़ के दूसरे साल से हमने बाजू में जगह लेके कंस्ट्रक्शन चालू किया। वो हर साल हमने थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, क्योंकि मेरे पास फाइनेंस का मेन प्रॉब्लम था। तो जैसे जैसे फाइनेंस आता गया वैसे वैसे हम बढ़ाते गए। तो आज लगभग 28,000 स्क्वायर फुट, जो 1800 स्क्वायर फीट थी उसमें से हमारी प्लांट की जगह 28,000 स्क्वायर फीट जगह बनाई हमने। और पहले तो एक कोई प्लानिंग था नहीं, लेकिन बाद में अपने को एक पुशअप मिला कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर अमूल कर सकती है, माही कर सकती है, बड़ी बड़ी पतंजलि कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं। बराबर वो भी चलाने वाला एक बंदा ही है ना, आखिर हम भी एक बंदे ही है, तो वो चला सकते हैं तो हम भी चला सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो वो सोच के फिर हमने डेवलप करना चालू किया। तो लगभग आज 4 साल से हमारे वहाँ कंस्ट्रक्शन चालू है, तो 1 साल में भी वहाँ ब्रेक नहीं लगी है। और कल से भी हम नया खातमुहूर्त कर रहे हैं नए प्लांट का, जो पूरा हाइजेनिक और अच्छी तरह से हम उसको एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो ये हमारी प्लांट की जर्नी है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो लगभग सूरत के 3 डिस्ट्रीब्यूटर से हमने चालू किया था, आज 350 डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं हमारे। तो लगभग ओवरऑल हमने 10 टाइम ग्रो किया है ये 3, 3.5, 4 साल में। पुरानी एक कहावत है ना कि वो बुजुर्ग लोग आज भी बोलते हैं कि बेटा कोई भी बिजनेस करने का है ना, तो आपको कम से कम 3 साल तो रुकना ही पड़ेगा वो बिजनेस में। लेकिन आज की डेट में किसी के पास वो टाइम नहीं है। 6 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, अरे यार इसमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, कैसे करेंगे, कैसे आगे उसको करेंगे। तो ये माइंडसेट हो गया। लेकिन पुराने बुजुर्ग की बातें सुनो तो आप मालूम पड़ेगा कि भाई 1000 डे आपको रुकने का है, कोई भी काम करो तो
तब आपको जाके उसमें सफलता मिलती है। तब आप बोल सकते हो कि नहीं, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मेरे को कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है किसी के लिए रुकने के लिए। तो ये भी मैंने एक चीज की है। तो ये 3 साल में जब तक बिजनेस सेट होता है, आज की डेट में आप देखो तो एक सर्वे के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो 3 साल में लगभग 97% बिजनेस बंद हो जाते हैं। तो 3 साल में हमने बहुत कुछ पा लिया है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसे भी बात करूं तो एक बहुत छोटी भी बात है कि भारत के हर घर में हम अपने को पहुंचने का है, तो उसके सामने अभी हमारा बिजनेस बहुत छोटा है। तो उसको हम ध्यान में रखते हैं, तब ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत छोटे हैं ये बिजनेस में आज की डेट में। राइट, ओके। अब सर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आप हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हैं उनको आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में बताएं, आपकी वेबसाइट के बारे में बताएं, कहाँ पे आपको वो रीच कर सकते हैं अगर उनको आपकी प्रोडक्ट्स चाहिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहिए, प्लीज। उसके लिए हमारा पेज है वास्तु डेयरी करके, फेसबुक पेज है, बाकी इंस्टाग्राम में है, लिंक्डइन में हम है अवेलेबल, और जितने भी सोशल मीडिया के जितने भी पोर्टल है उसमें हम अवेलेबल है। तो हर जगह पे मिलना, यूट्यूब चैनल है अपना, उससे भी मिल सकता है। मेरा सारा वीडियो उसमें यूट्यूब में है ऑलरेडी। तो कुछ भी खाली आप वास्तु उसमें सर्च करते हो तो पूरी डिटेल आ जाती है उसमें। हमने आज तक कोई ऐसा छुपा के नहीं रखता है, पूरा ट्रांसपेरेंसी है। जितने भी दर्शक जुड़े हैं, अगर आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं आपकी लाइफ से, आपके एक्सपीरियंसेस से, तो क्या मैसेज होगा? बस एक ही चीज मैं बोलूंगा कि हार्ड वर्किंग का कोई ऑप्शन नहीं है। आजकल लोग शॉर्ट रास्ते ढूंढते हैं कमाने के लिए, तो वो गलत रास्ता है, तो गलत चीज है, उसकी सोच जो है वो गलत है। अपने दिल को पूछ के करना चाहिए, कोई भी चीज करो तो भले 10 लोगों को पूछो, 15 लोगों को पूछो, तो क्या हर एक लोग अलग अलग बोलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना उसमें। तो क्या करना चाहिए भाई, 2 लोगों ने ऐसा बोला, 2 लोगों ने ऐसा बोला। और कोई भी धंधा आज के डेट में मार्केट में गलत नहीं है। एक फॉर एग्जांपल हम लेते पान के गले, पान वाले का, तो कोई पान वाला एक हर मंथ लाख रुपया कमा के जाता है, और दूसरा एक देखते हो तो घर भी नहीं चला पाता हो, तो धंधा खराब नहीं है, चलाने वाला कमजोर है, उसका मतलब ये। तो आप दूसरे को पूछते हो तो उसका कोई आंसर उनमें से नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा आपको। आपका जो बिजनेस है उसको आपको हॉबी बना के करना चाहिए। जिसमें आपको हॉबी है वही चीज आपको करना चाहिए। क्योंकि आपको कभी तो क्या है, जिंदगी में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरे को थकान हो रही है, ऐसा वैसा। मैं आज 40 ईयर का हूँ, लेकिन मेरा जो इम्यूनिटी पावर है, काम करने का तरीका है, वो 14 जैसा है। हमेशा वैसा ही रहे, हम यही चाहेंगे, हमेशा वैसा रहे। थैंक यू। यही हमारी शुभकामनाएं। चाहे रोटी हो गर्मा गर्म या पराठे हो एकदम यम, गाजर का हलवा, घी चाय, लापसी जो मुंह में पानी ले आए, चावल की खुशबू, आहा, दाल का तड़का, वाह वाह। वास्तु घी की है पहचान, गुणवत्ता कमाल, शुद्धता में मिजान। वास्तु श्योरिटी फॉर प्योरिटी।